एक रिक्वेस्ट उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कल की अपने खिताब के अंदर। वो ये कहते हैं कि इस तरह के फैसले ना करें कि कल को मुझे और मरियम नवाज साहिबा को सियासत में जो है वो ये फेस करना पड़े, ये मजीद मुश्किल हो जाए हमारे लिए सियासत। इसका क्या मतलब है सर, क्या डिसीजन ऐसे हो रहे हैं? इसका ये है कि देखिए, हमने एक उम्र गुजारी, मुझे 50 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इलेक्शन था उसमें पहली बार एक तालिब इल्म कारकुन की हैसियत से मैं काम कर रहा था। और उस वक्त से जो मजालिम हमने झेले हैं और जो कुछ हमने किया है, अब उसका चैप्टर बंद होना चाहिए। अब एक तामीर नौ का एक बाब शुरू हुआ है, और तामीर नौ के बाब में हम सबको इन तसादुम की सियासत को ख़त्म करके और ताउन की सियासत को हमें जो है आगे बढ़ाना है, ताकि मुल्क के अवाम को रिलीफ मिल सके, मुल्क तरक्की कर सके। और इसीलिए बार बार एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है, तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो हमारी जो नई जनरेशन है जिसने शायद न वो तकलीफ़ें झेली हैं, और शायद बिलावल साहब को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने 1.5 साल की उम्र में कराची सेंट्रल जेल के बाहर उन्हें खड़े देखा है, बीवी साहब शहीद की उंगली पकड़े हुए, तो वो तो शुरू से झेल रहे हैं। लेकिन ये कि अब हमारी मौजूदा जो नई नस्ल है जिसको कि तामीर करनी है पाकिस्तान को, कि उसको वो हालात फराहम किए जाएं कि जिसमें वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक मुल्क को तरक्की दे सके। पीडीएम हुकूमत आखिरी दमों पे है, यानी आखिरी चंद घंटे बाकी हैं। अप्रैल 2022 में जब ये हुकूमत मुल्क कौम के वसीतर मफाद में कायम हुई तो इनका वाहिद नारा आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना और मईशत को दोबारा पटरी पर लाना था। 16 माह की ये हुकूमत ना तो मईशत को पटरी पर ला सकी और महंगाई कम करना तो दूर, इसमें कोई 100% इजाफे का सबब बनी है। अगर अब मार्च 2022 से शुरू हों, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम को हुकूमत से बेदखल किया गया, और जुलाई 2023 तक की आदादो शुमार का जायजा लें जब शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत हुकूमत के आखिरी अय्याम में, तो पता चलता है कि इस मुख्तसर असना में महंगाई बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हुआ है। अप्रैल 2022 में अमरीकी डॉलर ने मुल्क में जारी सियासी बहरान के साए में एक बार उड़ान भरी और ओपन मार्केट में 186 से भी तजावुज कर चुका था, जिसकी परवाज आज तक जारी है। और आज डॉलर की कीमत 272 रुपये 95 पैसे है। पाकिस्तान में महंगाई की एक बड़ी वजह तेल की कीमतों में इजाफा भी है। बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के सामने आमतौर पर सियासी हुकूमतें बेबस दिखाई देती हैं, लेकिन आमतौर पर रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई ने मार्च में तेल की कीमतों पर सब्सिडी का ऐलान किया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे पर बरकरार हो गई, जबकि आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 95 पैसे है। हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक दाल मसूर की कीमत फी किलो 200 रुपये थी, जबकि 20 जुलाई 2023 को दाल मसूर की फी किलो कीमत 120 रुपये इजाफे के साथ 320 रुपये फी किलो है। हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक दाल मसूर की कीमत फी किलो 200 रुपये थी, जबकि 20 जुलाई 2023 को दाल मसूर की कीमत 120 रुपये इजाफे के साथ 320 रुपये फी किलो है। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के इख्तिताम पर दाल माश की फी किलो कीमत 310 रुपये थी, जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के इख्तिताम पर दाल माश की फी किलो कीमत 210 रुपये इजाफे के साथ 520 रुपये किलो है। इसी तरह दीगर जो अशियाए खुरोनोश है उनकी कीमतों में भी इन 16 माह में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, यानी पैरिशेबल आइटम्स आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अपनी जगह पर, डॉलर की कीमत बढ़ना अपनी जगह पर, कारोबारी अफराद का रोना अपनी जगह पर, इंडस्ट्री बदहाल है, बेरोजगारी में बहुत इजाफा है, लोगों का पाकिस्तान निकलना और दुनिया के दीगर ममालिक का रुख करना, वहाँ की इमिग्रेशन के लिए एक्सेस मांगना, लाख से लकीरें निकालना, ये सब कुछ, ये तमाम तर वो कहानियाँ जो इन 16 माह की हुकूमत ने रकम की है और इस असना के अंदर लोगों को फेस करना पड़ी है। बारकैफ आगे क्या होगा, केयर टेकर सेटअप अनाउंस होता है, उसके बाद क्या आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकेगी, नहीं बदल सकेगी। बारकैफ इलेक्शन कैंपेन के दौरान आम आदमी की ज़िंदगी बदलने के सुहाने ख्वाब दिखाने का जो वक्त है वो हुआ चाहता है। आपने देखा कि वो जज जिसने ट्रायल कोर्ट में फैसला दिया, जज हुमायूं दिलावर, उनको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। अब आमिर फारूक साहब की कोर्ट में केस है तो आमिर फारूक साहब को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल केसेस जो भी कोई जज सुनेगा किसी पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की, और उसके खिलाफ फैसला करेगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। हमने माजी में देखा, साकिब निसार हो गए, जज मोहम्मद बशीर या कोई और अरशद मलिक देखें, तो जो भी जो है वो सियासी मामला, सियासी केसेस को एडजुडिकेट करता है तो वो
उस पे इस किस्म की तनकीद होती है। और आमिर फारूक साहब, आपने देखा होगा रिसेंट पास में जब वो एवन फील्ड की अपीलें सुन रहे थे तो वहाँ राना शमीम साहब एक एफिडेविट ले आए थे, बाद में उन्होंने उस एफिडेविट से मुनर्रफ हो गए थे। तो ये चीजें चलती हैं, मेरा ख्याल है इस चीज से जो वो जजेस नहीं, लेकिन उस वक्त भी ये कहा जाता रहा ना कि जिस जज पर इल्जाम हो या एक फरीक को एतमाद नहीं है उसको रिक्यूज करना चाहिए, और खुद अदम एतमाद तो लिख कर भी रिटन चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकला की वसातत से कर दिया। तो किस तरह से देखते हैं, क्या आमिर फारूक साहब को डिविजनल बेंच को रेफर कर देना चाहिए ये मामला, या फिर आपको लगता नहीं ऐसे ही चलेगा और डिसीजन देंगे वो? देखिए, कानून तो ये है कि जो पाकिस्तान में है कि जज जो है वो खुद फैसला करे कि उसने रिक्यूज करना है या केस सुनना है, ये उसका। लेकिन एक तसव्वुर है कि हर मामला जो है वो इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन का वो आमिर फारूक साहब के पास जा रहा है, और एक है तसव्वुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7-8 जजेस हैं, तो किसी दूसरे के जजेस के तसव्वुर होना चाहिए। जब टेनियान के केस में एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, लेकिन इस केस में क्योंकि 2 जजेस हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी भी उतना ही उनका और बल्कि फौजदारी कवानीन तो उनको ज्यादा गिरफ्त हासिल है। तो देखें, ये है कि तसव्वुर तो एक जो है वो पीटीआई का एक है, जिस तरह नून लीग का माजी में जैसे आमिर फारूक के खिलाफ रहा है, लेकिन तसव्वुर पे जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि जज साहब वो फिर ये वो कि जी अगर हम तसव्वुर की बुनियाद पे केस से अलग हो जाएं तो फिर हर केस में जो है वो हमारे खिलाफ तसव्वुर बनेगा और फिर हम अलग होना पड़ेगा।